दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 12 औरंगजेब। इस अध्याय में आप मुगल बादशाह औरंगजेब, उसके शासनकाल, औरंगजेब के साम्राज्य तथा मुगल साम्राज्य के पतन और उसके प्रमुख कारणों के बारे में पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 12 औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसने मुगल साम्राज्य को दक्षिण तक विस्तार दिया। औरंगजेब विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा, परंतु इसी समय मुगल वंश पतनोन्मुख हो गया था। आइए औरंगजेब के शासनकाल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने शासन की बागडोर संभालने के बाद तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। उसने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया और अनैतिकता को रोकने तथा जन आचरण पर नज़र रखने के लिए मुहत्तसिब नियुक्त किए। उसने दरबारी नृत्य संगीत पर भी रोक लगाई, किंतु संगीत को राज्य से प्रतिबंधित नहीं किया। वह स्वयं एक सिद्धहस्त वीणा वादक था और समारोहों के समय हरम में संगीत का आयोजन परंपरागत ढंग से होता रहा। यहाँ पर एक प्रश्न है आपके लिए कि क्या पिछली कक्षा में आपने किसी ऐसे शासक के बारे में पढ़ा है जो बीड़ा बजाता था? तो बिल्कुल वो समुद्रगुप्त है, जिसे उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों मुस्लिमों से जक़ात यानी धार्मिक कर लिया जा रहा था। गैर मुस्लिमों से जजिया की पुनः वसूली आरंभ की गई। औरंगजेब को शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुगल राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिनके लिए पर्याप्त जागीरें और वेतन की व्यवस्था होना आवश्यक था। इसके अलावा लगान भी कम मिल रहा था, क्योंकि जागीरदार तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर ही खेती बढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। औरंगजेब की स्थिति एक ऐसे वैद्य के समान थी जिसके पास एक अनार हो और 100 बीमार हो। इस स्थिति से निपटने के लिए एक विकल्प था, दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करना। और इस सोच में उसने अहोम यानी असम राज्य, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधिकार में ले लिया। पर जितना लगान इन राज्यों को मिलाने पर मिलता था, उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता। समय समय पर उनके विद्रोहों को शांत करने के लिए धन, समय और ऊर्जा भी व्यय करनी पड़ती। औरंगजेब को जाटों, बुंदेलों, सिखों, सतनामियों और उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र के पठानों के विद्रोह के साथ ही राजपूतों और मराठों के साथ भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। औरंगजेब और जाटों का संघर्ष 1669 में प्रारंभ हुआ और 1691 में उसने जाटों का दमन किया, किंतु ये विद्रोह पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ और जाटों का संघर्ष चलता रहा। इसके अतिरिक्त मेवात और नारनौल के सतनामियों ने भी इसी समय समय पर विद्रोह किए थे। यहाँ पर आइए देख लेते हैं औरंगजेब का साम्राज्य। तो आप देखिए, आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के विशाल क्षेत्र पर केवल दक्षिण के थोड़े से भाग को छोड़कर पूरे भारत पर औरंगजेब का साम्राज्य का विस्तार था। दोस्तों औरंगजेब के समय तक मुगल तथा सिखों के मध्य काफ़ी संबंध बिगड़ चुके थे। सिखों की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिसको रोकने के लिए उसने पंजाब के मुगल अधिकारियों को आदेश दिए। मुगलों की सेना तथा सिखों के गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हुए। इसके साथ ही औरंगजेब को पठानों से भी जूझना पड़ा, जो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे तथा अंग्रेजों ने भी इन्हें समाप्त करने का संकल्प किया। उसने कूटनीति तथा दमनकारी नीति अपनाकर 1678 तक पठानों के विद्रोह को समाप्त कर दिया।
इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, औरंगजेब को राजपूतों का भी सामना करना पड़ा। यद्यपि उसे स्वयं राजगद्दी प्राप्त करने में अनेक राजपूत सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ था, उसने राजपूत राजा जय सिंह तथा जसवंत सिंह आदि को उच्च पद तथा मनसब प्रदान किए। किंतु मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकार के पद को लेकर औरंगजेब तथा राजपूतों के संबंध खराब हो गए। अतः राजपूत मुगलों के विरुद्ध हो गए, जिसका मुगल साम्राज्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। मुगल सेना को शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ी। शिवाजी ने कई बार मुगलों की विशाल सेनाओं को हराया और इन टक्करों में शिवाजी छापामार युद्ध का सहारा लेते थे। पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के समक्ष समस्याएं उत्पन्न की। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटना प्रारंभ कर दिया और चटगांव यानी बांग्लादेश को अपना केंद्र बनाया। अतः वहां मुगल सेना भेजी गई, जिसने चटगांव को अपने अधिकार में लेकर अन्य भागों को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिमी समुद्री तटों पर भी अंग्रेज भी उपद्रव कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने उसके इस उपद्रव को समाप्त कर दिया। दोस्तों, मुगल साम्राज्य का पतन आप देख लीजिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से विघटन यानी पतन हुआ। मुगल दरबार सरदारों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया और शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र रूप में कार्य करने लगे। साम्राज्य की कमजोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई जब सन 1739 में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और दिल्ली को खुलेआम लूटा। मुगल काल में वाणिज्य तथा व्यापार का विकास हुआ, परंतु इस काल में मुगल सरदारों की विलासिता भी अधिक बढ़ गई थी। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक असंतोष और भेदभाव फैला। इससे जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया और अधिकतर सरदारों का ये प्रयास रहता था कि वे अधिक आमदनी वाली जागीर हथिया लें। इस कारण मुगल प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। सरदार स्वाधीनता की कल्पना करने लगे। मुगल प्रशासन बहुत हद तक केंद्रित था और इसकी सफलता सम्राट की योग्यता पर निर्भर करती थी। योग्य सम्राटों के अभाव में वजीरों, सरदारों और मनसबदारों ने उनका स्थान लेने की चेष्टा की, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। इसके अलावा राजनैतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर गलतियां की। उसने मराठों और राजपूतों को मित्र बनाने की बजाय उन्हें अपना दुश्मन बना लिया। तो ये प्रमुख कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के। दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य दक्षिण तक फैल चुका था। पूरे साम्राज्य का नियंत्रण उत्तर भारत से ही होता था। बहुत दूर होने के कारण दक्षिण भारत पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसके कारण दक्षिण भारत के राज्य अपने को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण यूरोपियों का भारत में आगमन भी था। पहले उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए मुगलों से इजाज़त मांगी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया और भारतीय राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लग गए। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की और 200 वर्षों तक भारत में शासन किया। इसके अलावा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। नादिर शाह के बारे में जान लेते हैं। नादिर शाह फारस यानी ईरान का शासक था। उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। भारत की अपार धन संपदा से आकर्षित होकर 1739 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में उसने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह भारत का कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस सहित अनेक कीमती सामानों को लूटकर अपने साथ ले गया। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा है। मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन के जो प्रमुख कारण थे, उनमें उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन और शक्ति नष्ट होती थी। सम्राट के कमज़ोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और वे सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। मुगल शासन के अंत तक राजकोष में न तो अधिक धन बचा था, न ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया। जमींदार असंतुष्ट रहने लगे, अतः इनका सरदारों से संघर्ष आरंभ हो गया। इसके अलावा मुगलों का जीवन उच्च कोटि के शान शौकत में व्यतीत होता था। इसके लिए वे काफ़ी धन व्यय करते थे। इससे उनका सामाजिक और चारित्रिक पतन हो गया और इन सभी कारणों से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। औरंगजेब ने अपने शासन के 50 वर्षों में से लगभग आधा समय दक्षिण के युद्धों में व्यतीत किया। औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करों को हटा लिया था और औरंगजेब ने मुगल सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया था। दोस्तों देखिए, औरंगजेब का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण था और एक विशाल साम्राज्य जो था वो औरंगजेब के समय तक ही रह पाया था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1685 में बीजापुर और 1687 में उसने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और आप जान लीजिए दोस्तों, औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। और औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। इसके अलावा आप जानते हैं कि औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी और सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई और औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, वहाँ दफनाया गया। और औरंगजेब के समय में भारत में सूबों की संख्या जो है वो 20 थी। अब आइए इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण समय रेखा है उसको देख लेते हैं। देखिए, सन 1600 से अगर हम 1750 के बीच में देखें तो औरंगजेब का शासनकाल एक लंबा शासनकाल था। 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। यहाँ मुगल वंश के हम शासनकाल को देख लेते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 से 1530 इसका शासनकाल था और इसने कुल जो है 4 वर्ष शासन किए। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 और 1555 से 1556 यानी कुल 11 वर्ष था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 49 वर्षों का। और जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 यानी 22 वर्ष तक का शासनकाल। शाहजहां का 1628 से 1658 यानी 30 वर्ष। और औरंगजेब, इसका शासनकाल सर्वाधिक लंबा था, 1658 से 1707 ईस्वी। ये 49 वर्ष से अधिक यानी अकबर से अधिक यानी सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह औरंगजेब था। आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लेते हैं। कलमा तो अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। नौरोज वर्ष का पहला दिन, जो पारसियों का वर्ष का पहला दिन नौरोज कहा जाता है। हरम तो महल का वह हिस्सा जहां रानियां रहती थीं। और फरमान, ये शासन द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। आइए अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं जो इस अध्याय से संबंधित हैं। देखिए, पहला है कि औरंगजेब ने मुहत्तसिब की नियुक्ति क्यों की थी। तो आप जान लीजिए कि औरंगजेब ने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगाया, अनैतिकता रोकने और जनता के आचरण पर नज़र रखने के लिए मुहत्तसिब की नियुक्ति की थी। मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था। तो मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब सबसे अधिक उत्तरदायी था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की कमजोरी सबको मालूम हो गई। मुगल सरदारों की विलासिता बढ़ गई। प्रशासनिक स्तर पर भेदभाव, असंतोष और भ्रष्टाचार बढ़ गया। उसने राजपूतों और मराठों को मित्र बनाने के बजाय शत्रु बनाया, जो उसके पतन का महत्वपूर्ण कारण था। मुगलों के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, मुगलों के शासन के अंत में सामाजिक पतन के साथ आर्थिक पतन हुआ। इसके अंत तक राजकोष में न तो अधिक धन बचा था, न ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया। कर का बोझ अधिक होने के कारण जमींदार और किसान असंतुष्ट हो गए, जिससे आर्थिक संकट बढ़ गया। अगला है राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति। तो औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। उसने शासक बनने के बाद राजपूतों के प्रति परंपरागत नीतियों में परिवर्तन किया। कई प्रांतों में राजपूत राजाओं की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उसे अपने अधीन बना लिया। इससे राजपूत राजाओं में असंतोष फैला और वे बादशाह के विरुद्ध हो गए। आइए यहाँ पर कुछ विकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, उनको हल कर लेते हैं। सतनामियों का विद्रोह किसके समय में हुआ था।
तो याद रखिएगा औरंगजेब के समय में सतनामियों का विद्रोह हुआ। दूसरा प्रश्न है महाराजा जसवंत सिंह का किस मुगल शासक से संबंध था? तो ये औरंगजेब से संबंध था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपी बोर्ड 7वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 12 औरंगजेब। और इसके बाद इस अध्याय के बाद हम मुग़ल साम्राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स हैं उनको हमने कवर कर लिया। अब हम मराठा राज्य के उदय और भारत में यूरोपियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उस पे आएंगे। उसके बाद मुग़ल कालीन समाज और संस्कृति तथा महत्वपूर्ण घटनाओं और तिथियों को कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।